our tunes. जमींदार धर्मवीर सिंह का घर सोहन नगर की पहचान था। आज इस हवेली में एक ऐसा फैसला होने जा रहा था जो दो बेटियों के भविष्य की दिशा तय करने वाला था। एक परंपरा के पथ पर चलने को तैयार थी तो दूसरी अपनी आवाज बुलंद करने वाली थी। सुनो, फसल का मौसम खत्म हो चुका है। अब मैं तुम दोनों के भविष्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम दोनों एक जमींदार की बेटियां हो। तुम्हारी शादी साधारण नहीं हो सकती। हाँ जी, बताइए, हमें भी उत्सुकता है। अंजलि बेटी, तुम्हारे लिए मैंने शहर से एक रिश्ता चुना है। यह है कपड़ा व्यापारी श्री हरि मल्होत्रा के बेटे अविनाश। बड़ा घर, बहुत सारी जमीन, शहर में फल फूल रहा व्यापार, लाखों की दौलत। तुम्हारा जीवन राजशाही होगा। हाँ, यही तो मैं चाहती थी। बचपन से ही मैंने इस हवेली से भी बड़े चमकते घर के सपने देखे हैं। पिताजी ने मेरी इच्छा बिना कहे पूरी कर दी। अब मैं किसी बड़े घर की मालकिन बनूंगी। मेरी सारी सहेलियां मुझसे जलेंगी। पिताजी, जैसा आप उचित समझें। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपकी इज्जत बढ़े। आप मुझे जहाँ ब्याह देंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। मैं आपकी पसंद को सहर्ष स्वीकार करती हूँ। मुझे पता था मेरी बड़ी बेटी समझदार और आज्ञाकारी है। देखो उर्मिला, कितनी संस्कारी है मेरी बेटी। इसने मेरी इज्जत रखी है। जी सही कहा आपने। हमारी बेटी बहुत अच्छी है और उससे भी अच्छी इसकी किस्मत है। नेहा बेटी, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारे लिए मैंने हमारे खजांची श्री राम किशन जी के बेटे का प्रस्ताव सोचा है। वो शहर से पढ़कर आया है, संस्कारी है। पिताजी रुकिए, आपको मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए कहीं बाहर रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सच बोलूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। आज फैसला करने का दिन है। या तो मैं हमेशा के लिए घुट कर जीती रहूं या अपने प्रेम के लिए विद्रोह करूं। मुझे डर लग रहा है, पर रोहित की सादगी और सच्चाई मेरी प्रेरणा है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। मैं गांव के किसान मोहन के बेटे रोहित से प्रेम करती हूँ और मैं उसी से विवाह करूंगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। चौधरी बलवंत सिंह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। अंजलि घृणा से नेहा को देखती है। ये क्या कह रही हो तुम नेहा? वो रोहित जिसके घर में 2 वक्त का भोजन भी समय से नहीं पकता है, तुमको उस घर में कैसे ब्याह दूं? अरे मेरी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं जमींदारी में? इज्जत पैसों से नहीं बनती पिताजी, ईमानदारी से बनती है। रोहित मेहनती है, सच्चा है और वो मुझे उस आलीशान घर से ज्यादा खुश रखेगा। पिताजी, मैं खुशियाँ चाहती हूँ, दौलत नहीं। सुन रही हो उर्मिला अपनी इस छोटी बेटी की बातें? ये उस भूखे नंगे रोहित से विवाह करने की बात कर रही है। मोहन का बेटा, और वो भी इस हवेली का जमाई बनेगा। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? ये कैसी इज्जत? माँ, आप भी मेरी खुशी नहीं देखेंगी? आप मेरी इज्जत के आगे मेरा जीवन खराब कर देंगी? नेहा, खुशी उस बड़े घर में है जहां मैं तुझे भेजना चाहता हूं। ये मेरी जिद है। तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो। जी शांत हो जाइए। इज्जत का ध्यान मुझे भी है। मुझे पता है माँ मेरी मदद करेंगी। वो मेरी मजबूरी समझती हैं। तो क्या करूं? जमींदार होकर एक किसान के बेटे से शादी करा दूं? मेरा सर झुक जाएगा। सिर नहीं झुकेगा जी। आप बस ये कहिए, नेहा की शादी होगी, पर सादगी से, बिना किसी दहेज के, बिना किसी दिखावे के। और अंजलि और अविनाश की शादी बड़ी धूमधाम से कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले जमींदार के घर में क्या होता है। एक बेटी अपनी इज्जत में जाती है, दूसरी अपनी मर्जी से। ठीक है, पर ये शादी उस रोहित के घर में होगी। इस हवेली से कोई दहेज नहीं जाएगा। मेरी कोई रस्म नहीं होगी उस शादी में। मैं बस खाना पूर्ति करूंगा। जी, बस इतना ही काफी है। बेटी खुश रहेगी। नेहा दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वो अपनी माँ की समझदारी पर खुश होती है और धीरे से वहाँ से चली जाती है। अंजलि और अविनाश की शादी धूमधाम से होगी। मैं दिखा दूंगा मेरी इज्जत क्या है। और नेहा,
तुमने मेरी जिद तोड़ी है, अब तुम अपनी किस्मत खुद देखो। जमींदार चौधरी बलवंत सिंह और उर्मिला देवी अपनी दोनों बेटियों का विवाह करा देते हैं। विवाह के बाद अंजलि अपने पति अविनाश के साथ एक बहुत बड़े आलीशान घर में जाती है। वहीं नेहा अपने पति रोहित के साथ नदी किनारे एक छोटी सी पर साफ सुथरी कुटिया में जाती है। दोनों बहनों के घर आमने सामने थे। बीच में बस एक छोटी सी सोनपुर नदी बहती थी। देख रही हो अंजलि, उस कुटिया में नेहा कैसे पड़ी हुई है। यदि पिताजी की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये रोहित भी ना बस राजा वीरभद्र सिंह के यहाँ छोटे मोटे काम करता है। बदले में महाराज उसको 1-2 समय की रोटी दे देते हैं। अब इससे कितना ही घर चलेगा। तुम देखना, एक दिन नेहा को अपनी गलती का एहसास होगा। अब जल्दी से बताओ, आज तुम्हारे लिए किस रंग की कीमती बनारसी साड़ी लानी है? कल ही हमारा विवाह हुआ है। पिताजी और आप लोगों के परिवार ने मुझे इतनी साड़ियाँ दी हैं। अब क्या आवश्यकता है साड़ी की? अरे आवश्यकता है, बिल्कुल है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं घर के अंदर आऊँ तुम्हारे लिए कुछ कीमती उपहार लेकर आऊँ। तुम्हारी शान मेरी शान है। अविनाश की बातें सुनकर अंजलि मन ही मन बहुत खुश होती है। उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोहित और नेहा अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। रोहित की माँ शांति देवी चूल्हे पर खाना पका रही थी। धुआं दूर दूर तक फैला हुआ था। माँ जी, आप हट जाएं, मैं खाना पका देती हूँ। अरे बिटिया, नई दुल्हन है, तू चूल्हे पर खाना कैसे पकाएगी? दुल्हन नहीं हूँ माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और बेटियों के सामने माँ काम नहीं करती। बेटी, तुम बड़े घर की बेटी हो, तुमको ये चूल्हे पर खाना पकाना कहाँ आता होगा? तुम्हारे घर में तो वो होता है ना, गैस स्टोव, और खाना पकाने वाली भी अलग होती है। माँ जी, मैंने कभी चूल्हे पर खाना तो नहीं पकाया है, परंतु इतना पता है जब तक मैं हूँ आप मेरे सामने कोई काम नहीं करेंगी। लोग कहते हैं बड़े घरों की बेटी बिगड़ी हुई होती है। मेरे रोहित की तो किस्मत ही पलट गई जो इतनी अच्छी बहू घर में आई है। तभी रोहित वहाँ आ जाता है। उसका चेहरा उतरा हुआ और आंखें मायूस हैं। क्या हुआ बेटा? माँ, इतने दिनों से राजा की यहाँ खेती का काम कर रहा हूँ। वो मुझे 1 महीने के सिर्फ 20 रुपए देते हैं। आज 1 महीना हो गया। मंत्री जी से बोला था पगार दिला दो, मंत्री जी ने सीधे टाल दिया, कहा बाद में ले लेना। अभी राजा दूसरे कामों में उलझे हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, बाद में ले लेना। इसमें इतना निराश होने वाली क्या बात है? माँ, नेहा कल ही घर आई है। सोच रहा था उसके लिए बाजार से एक छोटी सी चूड़ी ही लेता आऊंगा, वो खुश हो जाएगी। बड़े घर की लड़की है, यहाँ गुजारा करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं तो उसके सामने ये बात बोल भी नहीं सकता, कहीं उसको मुझसे विवाह करने का फैसला गलत लगने लगे और वो ये घर और रिश्ता छोड़कर अपने मायके चली जाए। प्रेम और विवाह में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कल तक प्रेम था, आज विवाह की कठिन डोरी में बंध चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस तंग डोरी से उसका दम घुट जाए। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ नेहा आ जाती है। उनकी बात सुनकर बोलती है, मेरा कोई दम नहीं घुट रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस घर में आकर। ऐसा लग रहा है भगवान मेरे साथ है, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप और मांझी मुझे समझ नहीं पाए। नेहा, तुम परेशान मत हो। मैं बस ये सोच रहा था कि तुम यहाँ इतनी छोटी सी धुएं से भरी कुटिया में कैसे रहोगी। तुम और अंजलि दीदी साथ में पले बढ़े हैं। आज अंजलि दीदी इतने बड़े घर की मालकिन बन गई हैं और तुम इस छोटे से घर में हो। मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं अंजलि दीदी से ज्यादा खुश हूँ और एक दिन ये बात आप भी मानोगे। वहीं दूसरी तरफ अविनाश एक पतली सी गली की तरफ चला जा रहा था। तभी उसको सामने से एक बूढ़ा मछुआरा रामकिशन आता दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा अविनाश, तुम हमेशा मुझसे मछली खरीदते आए हो ना? हाँ, खरीदता तो हूँ, पर हुआ क्या है? जिस शीतल तालाब में मैं जाल डालता हूँ, उसी तालाब में कल से दूसरा मछुआरा आने लगा है। उसका कहना है कि वो राजा का खास आदमी है। अब से तालाब की सारी मछलियां वो ही ले जाएगा। यदि उसने मुझे मछली पकड़ने नहीं दी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे?
वो तो भूख से मर जाएंगे। मुझे तो मछली पकड़ने के सिवा कोई दूसरा काम आता भी नहीं है। अरे काका, फिक्र क्यों करते हो मेरे होते हुए? चलो मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कौन तुमको मछली पकड़ने से रोकता है। अविनाश मछुआरे के साथ साथ चलने लगता है। कुछ ही देर में वे तालाब के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही एक आदमी जिसका नाम रतन था बैठा हुआ था। अविनाश रतन के सामने आकर कहता है, तुमने इसकी मछलियों पर कब्जा क्यों किया हुआ है? अरे वो गरीब आदमी है, उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। बात तो आपकी ठीक है साहब, पर यह तालाब तो मैं अब इस मछुआरे को नहीं दूंगा। यदि आप बोलें तो इस तालाब का एक हिस्सा मछली मैं आपको दे सकता हूँ। मछलियाँ खाने का हमें शौक तो है, पर एक हिस्सा मछलियाँ तो बहुत होती हैं। ये तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है, इतनी मछलियों का मैं क्या करूँगा? सोच कर देखिए साहब, एक हिस्सा मछली बेचकर मैं पैसे आपके घर आपको देकर आऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस मछुआरे से मुझे ये तालाब दिला दो। रतन, ये साहब गांव में सबसे अधिक ईमानदार और पैसे वाले हैं। जिनका ईमान तू खरीदने की बात कर रहा है वो बिकाऊ नहीं है। हो गया फैसला, अब ये तालाब रतन के पास ही रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं अविनाश बाबू? अरे मैंने कितने साल आपकी सेवा की है। हाँ, इतने साल तुमने सेवा की, अब रतन को भी थोड़ा सा मौका दो। ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। अरे कुछ तो दया कीजिए। अविनाश ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के देकर वहां से हटा दिया। ये सब न पहली बार था न आखिरी बार। वो लोगों को ऐसे ही ठग कर और उनका हक छीनकर पैसे कमाया करता था, इसलिए उसके पास इतना पैसा जमा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रोहित रात होने के बाद राजा के काम से अपने घर लौट रहा था। थकान से उसकी हालत खराब थी। वो जैसे ही अविनाश की हवेली के पास पहुंचा, उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। अरे ये किसके रोने की आवाज है? ये तो अंजलि दीदी का घर है ना? कहीं दीदी किसी मुसीबत में तो नहीं? रोहित आगे बढ़ता गया। रोने की आवाज और तेज हो रही थी। मोहन ने सामने जो देखा, उसको देखकर उसके मुंह से निकला, अरे ये बूढ़ा आदमी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? और ये है कौन? मुझे इस आदमी से बात करनी होगी। रोहित आगे बढ़ा और उस आदमी से बोला, काका, क्या हुआ आपको? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? और इतना ज्यादा रो क्यों रहे हैं आप? क्या बताऊं बेटा, अविनाश जी को कब से हवेली के बाहर बुला रहा हूं, वो हैं कि निकल ही नहीं रहे। आपको अविनाश जी से काम है? रुको, मैं उनको बुला देता हूँ। बेटा, वो बाहर नहीं आएंगे। क्यों काका? कल मेरी बेटी का विवाह है। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ चांदी के जेवर बनवाकर अविनाश जी की हवेली में रख दिए थे। ये सोचकर कि मैं गांव की छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ, चोरी हो गए तो क्या करूंगा। अब शाम से दरवाजा पीट रहा हूँ, वो दरवाजा ही नहीं खोलते। काका, हो सकता है अविनाश बाबू घर पर न हो, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जेवर वो रख लेंगे। अरे आपने खून पसीने की कमाई से जेवर बनाए हैं, वो रख नहीं सकते। आप एक काम करो, मेरे घर चलो, पानी पियो, थोड़ा आराम करो, फिर आकर दरवाजा खुलवाना। शायद तब तक अविनाश बाबू भी आ जाएं। रोहित सोच में पड़ गया, जब अविनाश अंदर है तो वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। अब उसको भी सच जानना था। उसने जोर से आवाज लगाई, अविनाश बाबू, ओ अविनाश बाबू, जरा दरवाजा खोलो, हवेली के बाहर आपसे मिलने कोई आया है। अविनाश के कानों में रोहित की आवाज पड़ी तो वो अंजलि से बोला, मेरी हवेली की चौखट पे तुम्हारा गरीब जीजा क्या कर रहा है? कहीं आज फिर से तो उसके घर में आटा खत्म नहीं हो गया जो मुंह उठाकर यहाँ चला आया। सच बोलो तो मुझे ये गरीब लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। घर में जरा सी तंगी हुई नहीं कि कटोरा उठाया और अमीर रिश्तेदारों के घर चल देते हैं मांगने। मोहन, आपको तो क्या घर में किसी को पसंद नहीं है। पिताजी ने तो नेहा को बहुत डांटा भी था। चलो तुम यहीं रुको, मैं उस भिखारी को मना करके आता हूँ। अरे एक बार देने से कमी तो नहीं आएगी हमारी हवेली में, मगर चिंता इस बात की है कि उसको आदत बन जाएगी जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा।
अंजलि अविनाश के लिए पकौड़े बनाने चली जाती है। अविनाश घर से बाहर निकला तो रोहित के साथ बूढ़े आदमी को देखकर चौंक गया। अरे, मैंने तो सोचा था ये बूढ़ा आदमी अब तक जा चुका होगा। अब मैं क्या करूं? इस रोहित को यदि सच्चाई का पता लग गया ना, तो ये चौधरी जी को मेरी सच्चाई बता देगा। अरे, क्या हुआ अविनाश बाबू? हवेली का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? वो कहना कि मैं नहा रहा था। अब नई नवेली दुल्हन है घर में, अब वो तो हवेली का दरवाजा नहीं खोल सकती ना। आप नहा रहे थे, पर आपके बाल तो मुझे सूखे सूखे लग रहे हैं। वो मैं नहाने जा ही रहा था, गया नहीं था। अब नई नई पत्नी है तो उससे बात करने में देरी तो हो ही जाती है। तुम्हारी तरह तो नहीं है ना कि सुबह होते ही काम पर निकल गए और अब रात हो गई तब लौट रहे हैं। रोहित समझ चुका था कि अविनाश उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने मन में सोचा, इससे पहले कि ये मुझे खरी खोटी सुनाए, मुझे काका के जेवर के बारे में बात करनी चाहिए। अविनाश बाबू, काका कह रहे थे कि इन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए जो जेवर बनवाया था वो आपकी तिजोरी में रखा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों रे बुढ़ो, तूने मुझे अपना जेवर कब दिया रखने के लिए? अविनाश बाबू, उस दिन जब मेघा के घर में चोरी हुई थी तब आप ही वहां हमारे घर आए थे और कहा था आगे से किसी का जेवर चोरी नहीं होगा। इसलिए मैं अपना जेवर आपकी हवेली की तिजोरी में रख दूं और कल जब मेरी बेटी का विवाह है, मैं जेवर लेने आया हूं तो आपने मुझे ही झूठा बना दिया। मुझे लगता है ये कोई पागल आदमी है। भला कोई अपना जेवर दूसरे की तिजोरी में रखता है क्या? इससे पहले कि तुमको धक्के मार के इस हवेली से बाहर फेंक दूं, चले जाओ यहाँ से। इतना बोलकर अविनाश ने हवेली का दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रोता रहा। रोहित उसको देखकर बहुत दुखी हो रहा था। काका, आप परेशान मत होइए और घर जाइए। जो होना था हो गया, उसको बदल नहीं सकते। बेटा, कल मेरी बेटी की बारात आएगी। अगर मैंने शादी में चांदी के गहने नहीं दिए तो कहीं बारात वापस न चली जाए। बेटी से डर नहीं लगता, बेटी के भाग्य से लगता है। विवाह जेवर पर ही तय हुआ है। वे दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उनके कानों में नेहा की आवाज पड़ी। बारात वापस नहीं जाएगी काका, और रही बात गहनों की तो वो भी आपको मिल जाएंगे। नेहा की आवाज सुनकर रोहित और बूढ़े आदमी ने सामने देखा जहां नेहा खड़ी हुई थी। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको देखने घर से निकली थी तो आप यहीं मिल गए। माफ करना, मैंने आपकी और काका की बातें सुन ली। रोहित घबरा गया। वो मन में सोचने लगा, कहीं नेहा को अविनाश की सच्चाई का पता तो नहीं लग गया। कौन सी बात सुनी तुमने हमारे? यही कि काका की बेटी का विवाह जेवर पर तय हुआ है। अगर जेवर नहीं दिए गए तो विवाह टूट भी सकता है, यही ना? वैसे तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? कोई और बात भी थी क्या जिसका मुझे नहीं पता? हाँ, यही बात कर रहे थे हम दोनों। नेहा ने अपने सारे जेवर जो चौधरी बलवंत सिंह ने दिए थे उतारे और बूढ़े आदमी को देते हुए बोली, ये रख लीजिए काका, ये आपके बेटी के विवाह में काम आएंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये मैं नहीं ले सकता। हाँ नेहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर ये सब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कितने प्यार से दिए थे। तुम ऐसे ही किसी को भी ये नहीं दे सकती। अब तक मुझे इनकी जरूरत थी, इसलिए मेरे पास थे। अब मुझसे ज्यादा जरूरत इन गहनों की काका को है। और रही पिताजी की बात, तो जब उनको पता लगेगा ना इन गहनों ने किसी का विवाह टूटने से बचाया है, तो वो और भी ज्यादा खुश होंगे। मोहन कुछ नहीं बोला और बस नेहा की तरफ देखता रहा। बूढ़े आदमी के लाख मना करने के बाद भी नेहा ने एक अनजान आदमी को अपने गहने दे दिए। ये रोहित के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। वे दोनों घर के अंदर चले गए। अगले दिन सुबह सुबह अंजलि, जो अब भी अपने पति के दिखावे से प्रभावित थी, नेहा की कुटिया में आई। अभी तेरी शादी को 4 दिन नहीं हुए और तुमने चूल्हा चौका संभाल लिया। हालत देख अपनी, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कहीं घरों का काम करके आई है। चेहरे का रंग देख, धुएं में काम कर करके तूने अपनी हालत बिगाड़ ली। ऐसा नहीं है दीदी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वो दिख रहा है, मेरे पति तो मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तू बता,
तुझे रोहित ने क्या ला कर दिया? रोहित राजा के यहाँ काम करते हैं, अभी उनकी पगार नहीं मिली। वो बोल रहे थे जब पगार मिल जाएगी तब वो भी मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे। अंजलि हंसती गई और कुछ देर बाद वहां से उठकर अपनी हवेली चली गई। नेहा से गहने लेने के बाद बूढ़ा आदमी सीधा महल जाता है। महल आकर वो राजा को अविनाश के बारे में सारी बातें बता देता है। मंत्री जी, पता लगाओ क्या ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ, क्योंकि अविनाश इस गांव का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। गुस्ताखी माफ हो महाराज। आज सुबह ही रामकिशन मछुआरे की पत्नी महल आई थी। उसका कहना था कि जिस तालाब में उसका पति मछली पकड़ता था, अविनाश बाबू ने उस तालाब को किसी और को दे दिया। बदले में उससे एक हिस्सा मछली ले ली। मछुआरे के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे महाराज, इसलिए उस मछुआरे ने आत्महत्या कर ली। ये तुम क्या कह रहे हो? उस मछुआरे ने आत्महत्या कर ली? ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? महाराज, अविनाश बाबू आपके लिए बहुत खास हैं। हम आपसे कुछ भी कहते आपको झूठ ही लगता। तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम ये साबित कर सको कि अविनाश बाबू के घर तुम्हारे गहने हैं? महाराज, मेरे गहनों में एक 100 साल पुराना सिक्का है और उस सिक्के का एक कोना मुड़ा हुआ है। कुछ ही देर में राजा के सिपाही अविनाश की हवेली की तलाशी लेते हैं और ढेरों जेवर राजा के सामने लाते हैं। उन गहनों में वो मुड़ा हुआ पुराना सिक्का भी था जो बूढ़े आदमी ने बताया था। अविनाश, हमने तुम्हें गांव का एक सम्मानित व्यक्ति समझा था और तुम कपट की प्रतिमूर्ति निकले। तुमने केवल लोगों को ही नहीं बल्कि हमारे विश्वास को भी ठगा है। अब तुम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रहे। तुम्हें मृत्यु तुल्य दंड दिया जाएगा। राजा का कठोर फैसला सुनते ही अविनाश ने ग्लानि से अपना सिर झुका लिया। तभी भीड़ को चीरता हुआ रोहित तेजी से दरबार में आया। रोहित, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ, अपने कार्य पर ध्यान दो। महाराज, मेरी आपसे करबद्ध विनती है, अविनाश बाबू को क्षमा कर दीजिए। उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। दया करके उन्हें ये कठोर दंड ना दें। तुम इस ठग का पक्ष क्यों ले रहे हो? ये वही व्यक्ति है जो तुम्हें सदैव तुच्छ मानता रहा है। महाराज, ये मेरी धर्म पत्नी नेहा की बड़ी बहन अंजलि के पति हैं। यदि अविनाश को कुछ हुआ तो न केवल अंजलि बल्कि चौधरी बलवंत सिंह जी का पूरा परिवार बिखर जाएगा। चौधरी साहब ने कितने अरमानों से अविनाश को अपनी बेटी के लिए चुना था। तुम्हारी बात से मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि तुम दोनों एक ही परिवार के दामाद होकर भी कितने अलग हो। रोहित, तुम एक नेक और सच्चे हृदय वाले इंसान हो और ये अविनाश केवल एक धूर्त चोर। महाराज, अविनाश को एक अंतिम अवसर दे दीजिए। ठीक है, हमने तुम्हें एक अवसर दिया। सुनो रोहित और अविनाश, तुम दोनों के बीच एक कठोर प्रतियोगिता होगी। जो भी इसमें विजयी होगा, अविनाश को उसका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा। परंतु यदि अविनाश हारा तो उसे बिना किसी संदेह के मृत्यु दंड दिया जाएगा। मुझे स्वीकार है महाराज। प्रतियोगिता की घोषणा के साथ ही दोनों दामाद अपने अपने खेतों की ओर चल दिए। वे दिन रात कठोर परिश्रम में जुट गए। देखते ही देखते 3 महीने का समय व्यतीत हो गया। परिणाम जानने के लिए महल में आज भारी भीड़ जुटी थी। चौधरी बलवंत सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी, अंजलि और नेहा भी वहां मौजूद थे। बेटी नेहा, अगर इस बार अविनाश हार गया तो क्या राजा उन्हें दंड देंगे? भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुशल हो। माँ, रोहित तो उस दिन दरबार में अविनाश बाबू को बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि उनके बिना चौधरी साहब का परिवार टूट जाएगा। पर देखिए, आज राजा ने प्रतियोगिता क्या रख दी। वो खुद दिन रात जीतने के लिए मेहनत कर रहा है। आखिर उसे भी तो जीतना है ताकि वो सेनापति बन जाए और अपनी झोपड़ी छोड़कर सीधा महल में पहुंच सके। अंजलि की ये बातें सुनकर नेहा को बहुत दुख हुआ। वो जानती थी कि रोहित अपने जीजा अविनाश को बचाने के लिए ही अथक प्रयास कर रहा था, पर अफसोस, अंजलि अभी भी रोहित को ही गलत समझ रही थी।
नेहा की आंखों में आंसू आ गए, जिसे चौधरी बलवंत सिंह ने देख लिया। तुम्हारा पति तो बड़ी हवेली वाला बनकर घूमता है, खुद को बहुत महान समझता है। अरे वो चोर है। मुझे खुद से नफरत हो गई कि मैंने अपनी बेटी के लिए जिसे हीरा समझा वो तो परिवार पर एक कलंक निकला। अविनाश की करतूतों के कारण ही किसान रामकिशन ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद भी रोहित ने इतनी कोशिश करके अविनाश को एक और मौका दिलवाया, और इसके बाद भी तुम रोहित को ही दोष दे रही हो। मुझे तो अब रोहित का सामना करने में भी शर्म आती है। जिसे मैं कुछ नहीं समझता था वही मेरा असली हीरा निकला। अपने पिता के मुंह से ये सुनकर नेहा को बहुत संतोष हुआ। तभी राजा के सामने सेनापति आकर झुका। महाराज, प्रतियोगिता का परिणाम ज्ञात हो गया है। हमने जो सैनिक खेतों पर भेजे थे वे लौट आए हैं। उनका क्या कहना है? महाराज, जिस खेत में सबसे अधिक अनाज उगा है वो अविनाश का है। बधाई हो अविनाश, तुम्हें जीवन दान दिया जाता है, परंतु ये मत भूलना कि ये जीवन तुम्हें केवल और केवल रोहित के कारण मिला है। क्या मैं पूछ सकता हूँ महाराज, मैं ऐशो आराम में पला बढ़ा व्यक्ति खेतों में सबसे ज्यादा अनाज कैसे उगा सकता हूँ? अनाज तो रोहित के खेतों में भी बहुतायत में मिला था, परंतु कल रात जब तुम और पूरा गांव सो रहा था तब रोहित चुपके से अपने खेतों में गया और उसने अपना आधा अनाज तुम्हारे खेतों में डाल दिया। ये सब उसने तुम्हें जीवन दान दिलाने के लिए किया। महाराज, आपको ये सब कैसे पता चला? हम यहाँ के शासक हैं अविनाश। हमें उसी दिन पता लग गया था कि रोहित कुछ ना कुछ अवश्य करेगा, जिस दिन वो तुम्हारे लिए हमारे सामने अड़ गया था। इसीलिए हमने तुम दोनों पर नजर रखी और कल रात अपनी आंखों से उसे अनाज डालते हुए भी देख लिया। तो क्या अब आप मुझे दंड देंगे महाराज? रोहित ने यह अथक परिश्रम इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहता था अविनाश, और हम रोहित की नेकी देखकर बहुत प्रसन्न हैं। इसी प्रसन्नता में हम तुम्हें जीवन दान देते हैं और रोहित को इस महल का नया सेनापति घोषित करते हैं। आज से रोहित और उसका परिवार इसी महल में रहेंगे। इस महल को रोहित जैसे नेक युवक की खास जरूरत है। यह सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। बहन मैं रोहित को कितना गलत समझ रही थी और उसने हमारे लिए कितना कुछ किया। मैंने तुम्हें कितने ताने मारे। मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं। भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा भला कहा तुझे। जो हुआ उसे जाने दो भाई। आगे जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है, उसका स्वागत करो। चलो अंजलि दीदी से मिल लो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चौधरी साहब और अपनी पत्नी से कैसे आंखें मिलाऊंगा। वे दोनों नेहा और अंजलि के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। पिताजी, आपने मुझे वो समझा जो मैं था। नहीं बेटा, तुम तो एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। बस मुझे तुम्हें पहचानने में थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बेटा कहकर पुकारा। और फिर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रोहित महल में आकर रहने लगता है। अविनाश भी उसके बाद छोटा मोटा ईमानदारी का काम करने लगता है और बाकी का जीवन सबने खुशी खुशी व्यतीत किया।